नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय मथुरा का दौरा है, जहां वो कान्हा की नगरी मथुरा आ रहे हैं। पिछले कार्यकाल में 22 बार मथुरा आ चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज भी जब मथुरा पहुंचेंगे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 7:15 पर रामकृष्ण मिशन आश्रम वृंदावन पहुंचेंगे सीएम। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के पुत्र के विवाह समारोह में शिरकत भी करेंगे, और साथ ही साथ वेटरनरी विश्वविद्यालय की वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं 7 जून को सुबह श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम को कान्हा की नगरी मथुरा में पहुंचेंगे और यहां बांके बिहारी का दर्शन पूजन करने के साथ ही विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा होने वाला है, कैसी खास तैयारियां? बिल्कुल, आपको अंजलि जी बताना चाहूंगा कि आज से 2 दिन का कान्हा की नगरी मथुरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विकास कार्यों का लेंगे जायजा, क्योंकि मथुरा में कई सारी ऐसी चीजें जो देखने लायक हों, वहां पर लोकार्पण भी करेंगे। और कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम 7:15 बजे वृंदावन पहुंचेंगे। करीब 8 बजे मुख्यमंत्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे और शाम करीब 8:25 पर होटल गोवर्धन पैलेस में रुकेंगे। वहां से चौधरी लक्ष्मी नारायण के पुत्र के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होंगे। फिर 9 बजे रात्रि विश्राम के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय के वीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि इनका प्रोग्राम जो है वो 7 तारीख को भी वही रहेगा। 7 जून को वह सुबह 8 बजे कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वह 8:45 पर रस्थान समाधि स्थल पर तहसील महावन भ्रमण का कार्यक्रम है। फिर 9:15 बजे वह उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक है, भाग लेंगे उसमें। और 11:10 पर वह राधा बिहारी इंटर कॉलेज बरसाना पहुंचेंगे। 11:25 से 11:40 तक वह राधा रानी मंदिर में दर्शन करेंगे। 11:50 पर श्री विनोद बाबा का आश्रम बरसाना जाएंगे और 12:20 पर मुख्यमंत्री आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं उनका पूरा समय आज और कल का मथुरा में होने वाला है। और पूरी तरीके से तैयारियां वहां पर जोरों पर चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है। सुरक्षा को लेकर काफी तैयारियां की गई है। एसएसपी ने वहां पर पूरी चाकचौंध व्यवस्था करी है। डीएम एसएसपी वहां पर मौजूद रहेंगे और सेवाश्रम का निरीक्षण कर चुके हैं, जहां पर राधा कृष्ण मिशन सेवाश्रम है, जहां पर रुकेंगे। उसका पूरी तैयारी कर ली गई है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले के अफसरों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि हालांकि अभी जिला प्रशासन में 5 मुख्यमंत्री अभी तक कार्यक्रम नहीं जारी हुआ, लेकिन जिलों में ये बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिले में भी भ्रमण कर सकते हैं, जहां जहां भी जाना होगा। क्योंकि वो तो आगरा आएंगे तो आगरे में भी तैयारियां चल रही है जोरों पर। यानी कि अलग अलग जिलों का भी दौरा होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और सपा ने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। तंजीम फातिमा को रामपुर से चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। तो जहां रामपुर और आजमगढ़ दोनों में ही लोकसभा के उपचुनाव होने हैं और प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। तंजीम फातिमा, जो कि आजम खान की पत्नी है, रामपुर से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से और तंजीम फातिमा को रामपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट और रामपुर लोकसभा सीट दोनों ही समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आजमगढ़ सीट खुद जब अखिलेश यादव ने खाली की है, उन्होंने करहल विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी और सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने मैनपुरी सीट भी जीती थी, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया था। वो आजमगढ़ में बने रहते हैं और इसके बाद अखिलेश यादव और अब पार्टी यहां से परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। हमारे
हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जहां बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, फिलहाल कैसी हलचल देखी जा रही है, कैसी तैयारी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर सीटों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि उपचुनाव में आजमगढ़ से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव सपा के प्रत्याशी होंगे। वो आज ही कुछ देर में 4 सेटों में पर्चा दाखिल करेंगे। और वहीं रामपुर की अगर बात करें तो वहां पर अभी संशय बना हुआ है। वहां पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम चल रहा है, लेकिन वहीं पे एक समाजवादी पार्टी के एक और कैंडिडेट ने पर्चा खरीद रखा है, जिसको लेकर वहां पर बैठक चल रही है। अभी कुछ ही देर में वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आजमगढ़ और रामपुर 2 महत्वपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने दावेदारों की घोषणा कर दी है। जी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को लेकर बहुत ज्यादा सोचा समझा नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते रहे हमेशा से ही। जी, हम आपको बता दें कि इन दोनों सीटों को लेकर बीजेपी ने कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया। बीजेपी से आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ नामांकन करेंगे, वहीं रामपुर से भी खास प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि बसपा और कांग्रेस ने इससे क्लियर कर दी है कि इन दोनों ही जगहों पे वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कानपुर हिंसा मामले में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। 9 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जांच में एटीएस भी शामिल हो चुकी है। कानपुर हिंसा के आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। पुलिस ने 9 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कानपुर हिंसा में अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है कुल, जबकि 36 लोगों को नामजद किया जा चुका है। एटीएस को भी जांच में शामिल किया गया है। कानपुर हिंसा में अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए भेज दिया है जेल में। और इस बीच कानपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई है। तो वहीं विधान परिषद के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी का टिकट दिया गया है। 7 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि कल का दिन अहम होने वाला है। वहीं 20 जून को विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय किया है और उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कल 7 जून को एमएलसी का नामांकन दाखिल करेंगे। और यह भी बता दें कि इसी 6 जुलाई को यूपी विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए 20 जून को चुनाव होना है। तो इससे पहले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था स्वामी प्रसाद मौर्य को, जब उन्होंने बगावत की थी बीजेपी से और समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। लेकिन अब उन्हें एमएलसी बनने का रास्ता दिखाया है अखिलेश यादव ने, यानी कि अब वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जून को चुनाव होना है। लखनऊ से खबर, हज यात्रा पर सऊदी अरब रवाना हुए 377 यात्रियों को मंत्रीगण ने रवाना किया है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट गई। यूपी सरकार के मंत्री भी रवानगी के वक्त मौजूद थे। धर्मपाल सिंह, दानिश आजाद अंसारी के साथ हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा रहे मौजूद। और आज से 15 जून तक लगातार फ्लाइट रवाना होती रहेंगी। लखनऊ से कुल 4,901 हज यात्री
जाएंगे। यूपी के बाकी हज यात्री दिल्ली से रवाना होंगे। देश में सबसे ज्यादा यूपी से ही हज यात्री जाएंगे। तो इन हज यात्रियों को रवाना किया गया। और वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, जो कि 16 साल पुराना मामला है और आज कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगा। साल 2006 का यह मामला। इस धमाके में करीब 20 की मौत हो चुकी थी। 16 साल पहले वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट में 2 मामलों में गाजियाबाद की एक अदालत ने शनिवार को आतंकवादी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया। अदालत इस मामले में आज आतंकवादी वलीउल्लाह को सजा सुनाएगी और इस धमाके में करीब 20 की मौत हो चुकी थी और कई लोग घायल हुए थे। और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी से निष्कासित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में नाराजगी थी। ये जरूर है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फैसला सही है। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम उनके इस फैसले को अच्छा समझते हैं और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये ज़रूर है कि देर आए दुरुस्त आए। जैसा उन्होंने बयान दिए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस बात का एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कितनी बेइज्जती की जा रही है। बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर हमारे दिलों में बहुत तकलीफ़ होती है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की बहुत ज़बरदस्त दिल आज़ारी हो रही थी और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। ये बर्दाश्त हरगिज़ नहीं किया जा सकता। भाजपा के इस कदम का आप स्वागत करते हैं? जाहिर है, जो चीज़ सही हो उसका स्वागत करना चाहिए। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। और इटावा से खबर, जहां नेशन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 महीने के अंदर इटावा में पासपोर्ट ऑफिस शुरू हो जाएगा। डॉक्टर रामशंकर नेशन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए इटावा लोकसभा में कई विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 6 महीने के अंदर इटावा में पासपोर्ट ऑफिस शुरू हो जाएगा। वहीं इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 8 वर्षों में हिंदुस्तान का दुनिया में मान सम्मान स्वाभिमान बड़ी तेजी के साथ शिखर पर पहुंचा है। जहां तक हिंदुस्तान के आम आदमी की बात है तो आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं की दिशा में भी भारत सरकार ने, मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत के इन 8 वर्षों में जितना काम हुआ है उतना पहले कभी काम नहीं हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ आवास दिए गए हों,
6 शौचालय बनाने का लगभग 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया गया। उज्ज्वला के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर वितरण देने का काम किया गया। लगभग जो है फसल जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया गया। इसी के साथ हिंदुस्तान के अंदर लगभग जो है 8 एम्स बनाने का काम किया गया। 2 से नए मेडिकल कॉलेज तेजी के साथ बनने का काम हो रहा है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, पूरी तरह से जाल बिछाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। पूर्वी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को जहां पर लगभग ऐसे 100 संगठन थे जो अलगाववादी के रूप में काम करते थे, उनको उनके साथ बैठ के समझौता किया गया। वो पूरा आज हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो रहा है तेजी के साथ। वहाँ सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं। इसी के साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि भगवान राम का मंदिर भारत सरकार की पहल से तेजी के साथ बन रहा है। काशी विश्वनाथ का जो हमारी समस्या थी उसको सॉल्व करने का काम तेजी से किया गया। और इसी के साथ साथ अंबेडकर के जो पंच तीर्थ हैं उन पंच तीर्थों को डेवलप करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ डेवलप कर रहा है। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में नंबर 1 पर है, विकास की दृष्टि से भी आगे नंबर 1 पर होने वाला है। पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम, वो बहुत सारे विषय हैं, उनके लिए हम अलग से प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास जो भारत सरकार के माननीय और गाजियाबाद से खबर, जीडीए रोपवे परियोजना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। परियोजना के खिलाफ लोगों का ये 1 दिवसीय प्रदर्शन देखने को मिला। परियोजना महज पैसों की बर्बादी है, ऐसा कहना है प्रदर्शनकर्ताओं का। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद के वैशाली वसुंधरा इलाके के लोग और कई सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और ये विरोध किया। इसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस योजना के विरोध में वसुंधरा के सैकड़ों लोगों ने 1 दिवसीय धरना आयोजित किया। जीडीए की रोपवे परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह कहना है कि ये परियोजना महज पैसों की बर्बादी है। इस इलाके में रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग मेट्रो से दिल्ली, नोएडा की यात्रा करते हैं, जिनके लिए रोपवे परियोजना सहूलियत भरी नहीं है। उनकी मांग ये है कि इसकी जगह इलाके में मेट्रो योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। और नोएडा के सेक्टर 7 के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगने की एक घटना सामने आई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख जरूर हो गया। रविवार शाम 5:45 बजे नोएडा के सेक्टर 7 स्थित E55 में आग लग गई थी। इसके 3rd फ्लोर पर एक गोदाम है जिसमें थर्माकोल इत्यादि रखे हुए हैं और इसी में आग लगी थी। हमारी 3 गाड़ियां मौके पर हैं और 2 गाड़ियों को हमने और बुला लिया है। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण है। कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। कोई जनहानि नहीं है और कोई। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में ससुराल पक्ष के लोग फरार नजर आ रहे हैं। वहीं नवविवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 5/6/22 को थाना सैदनगरी में सूचना आई कि थाना के ग्राम कुनरकी भूड़ में एक महिला प्रसव में मिली है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई। शव का पंचायत भर के शव को भिजवा दिया गया है। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक
और ग्रेटर नोएडा में बिजली की कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ये देखा गया कि 15 दिन में 2 बार बिजली ट्रांसफार्मर फूंक चुका है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ लगातार बिजली की कटौती से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हुए और बिजली सब स्टेशन पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह कहना है कि 15 दिनों में 2 बार बिजली का ट्रांसफार्मर फूंक चुका है और ऊपर से जब बिजली आती है तो आधा घंटे बाद ही दोबारा से फिर कट जाती है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो चुका है। समस्या है सर, महीने में 12 दिन भी बिजली नहीं रहती, 18 दिन गायब रहती है। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर अभी लगा है और कल सुबह फूक जाता है। कोई बिजली विभाग से क्या कार्रवाई की जाती है आपके लिए? कोई कार्रवाई नहीं है। हर कंप्लेन पे 500-600 रुपए चाहिए। 500-600 और अगर आप पैसे भी दे देते हैं तो क्या काम होता है या नहीं होता है? नहीं साहब, काम नहीं होता। कोई ना मोबाइल चार्ज है ना लैपटॉप चार्ज है। 3-3 दिन से लोग पानी भरते हैं जनरेटर से। समस्या है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।